ओके, हेलो कनेक्टर्स। आज हम बात करेंगे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। सेक्शन 82 टू 86 बात करता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की। सेक्शन चैप्टर 6 पार्ट सी प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट की बात करता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब डिक्लेयर किया जा सकता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जा सकता है और कैसे उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाएगा। सो चैप्टर 6 का पार्ट ए और पार्ट बी सम्मन और वारंट से डील करता है। पार्ट ए सम्मन सेक्शन 60 टू सेक्शन 69 एंड पार्ट बी वारंट सेक्शन 70 टू सेक्शन 81। वारंट और सम्मन हम अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कैसे वारंट इशू होता है, कैसे सम्मन इशू होता है, उनके फॉर्म क्या है, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है एंड ऑल अदर थिंग्स। अब हम बात करेंगे कि प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर कौन होता है, उसको प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर कब डिक्लेयर किया जाता है किसी पर्सन को, और कोड इसके अलावा और क्या प्रोसीजर अपना सकती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से रिलेटेड। सो सेक्शन 82 सीआरपीसी बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में, बेसिकली प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, कब एब्सकॉन्डिंग पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएगा। सो इफ एनी कोर्ट हैज़ रीजन, अगर किसी भी कोर्ट के पास एक सफिशिएंट रीजन है, भले उस अदरवाइज टाइम तक एविडेंस रिकॉर्ड हुआ हो या ना हुआ हो, डजेंट मैटर हियर, कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट कि जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है वो विलफुली वारंट के एग्जीक्यूशन से एब्सकॉन्ड हो रहा है, यानी भाग रहा है और कंसील कर रहा है हिमसेल्फ को फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहा है वो पर्सन। सो कोर्ट publish a written proclamation requiring him to appear at a specific place and specific time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। कोर्ट एक प्रॉपर रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर सकती है, मतलब करती है, जिसमें ये लिखा होता है कि इस स्पेसिफिक डेट और इस स्पेसिफिक टाइम पर आपको कोर्ट में आना है, और उस पर्सन को इस तरीके से एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो वो डेट और टाइम लिखा होता है उस रिटन प्रोक्लेमेशन में, वो 30 डेज से कम होना चाहिए, 30 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। सो तो प्रोक्लेमेशन जो होता है वो शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। जो रिटन पब्लिकेशन है, रिटन प्रोक्लेमेशन है, वो कहाँ कहाँ पब्लिश होगा। इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस, मीन्स किसी भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर पब्लिकली रीड होना चाहिए। इट शैल बी फिक्स्ड एट सम कॉन्स्पिशियस पार्ट, किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर फिक्स होना चाहिए। मतलब अगर वो पर्सन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है तो उसके पर्टिकुलर प्लेस के आसपास उसके जो कॉन्स्पिशियस प्लेस है वहाँ पर उसको पढ़ा जाएगा, और उसकी कॉपी अफिक्स मतलब होता है अटैच कर देना, कहीं भी किसी भी प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर उसको अटैच कर दिया जाएगा। A copy thereof shall be fixed to some conspicuous part of the courthouse। कोर्टहाउस के भी किसी conspicuous part पर उसको फिक्स किया जा सकता है। shall be word user means all these things are mandatory here and if court thinks fit, यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, if court thinks fit published ना डेली न्यूज़पेपर पर भी पब्लिश किया जा सकता है। सेम proclamation order that if declared by that declares any person a proclaimed offender। okay एंड जो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर होगा उसमें स्पेसिफिक डेट और टाइम होना मैंडेटरी है। ओके, सेक्शन 82 क्लॉज 4 बात करता है, सम सेक्शंस लिखे हैं, सेक्शन 302, 304, 364, 367, 382, 392 एक्सेट्रा, 449, 459, 460 आईपीसी के सारे पर्सन हैं। तो इसके अगेंस्ट जब वारंट इशू होता है, इन सेक्शंस में, इन ऑफेंसेस में जब वारंट इशू होता है, उन वारंट के एग्जीक्यूशन में जब अक्यूज्ड ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है या उस वारंट के एग्जीक्यूशन को नहीं होने देता है विलफुली, तब कोर्ट किसी भी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है। सो आई सजेस्ट यू टू रीड सेक्शन 82 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी, दैट विल गिव यू अ ब्रॉड एरिया टू थिंक। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन 83 की। सेक्शन 83 कहता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, या मतलब किन किन ऑफेंसेस में पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है, ये बात सेक्शन 82 क्लॉज 4 कहता है कि ये जो सेक्शंस है, अगर इसमें कोई भी पर्सन अक्यूज्ड है और उसके अगेंस्ट कोर्ट वारंट इशू करती है और वो वारंट का
वारंट के सर्विस में और वारंट के एग्जीक्यूशन में विलफुली एब्सकॉन्ड भाग जाता है, विलफुली या फिर विलफुली समवन को सर्विस को प्रिवेंट करता है वारंट की, तो कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। सो आई सजेस्ट यू टू रीड सेक्शन 82 क्लॉज 4। सेक्शन 83 बात करता है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कोर्ट क्यों कर सकती है? तो कोर्ट जब किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के बाद अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो किसी भी टाइम पर उस पर्सन की किसी भी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। बट कोर्ट को ये बात रीजन में रिकॉर्ड करनी होगी इन राइटिंग में, रिटर्न में रिकॉर्ड करनी होगी। रिकॉर्ड टू बी द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब जो रीजन है कि कोर्ट ने ये ऑर्डर क्यों दिया है कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के बाद, ये बात कोर्ट को रिटन में रिकॉर्ड करनी होगी। Provided that where the time of issuing of the proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise the person in relation to whom the proclamation is to be issued, और अगर कोर्ट बाय एफिडेविट और बाय एनी अदर रीज़न ये सेटिस्फाई जिस पर कोई भी अगर पर्सन कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है बाय रीज़न ऑफ affidavit or any other reason the person in relation to whom proclamation or is issued is about to dispose of the whole or any of other property, means अगर किसी ने अगर किसी पर्सन बाय एफिडेविट और अदर रीज़न कोर्ट को इस बात से सेटिस्फाइड कर देता है कि जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है वो उस प्रॉपर्टी को, पूरी प्रॉपर्टी को, अपने किसी पूरी प्रॉपर्टी को या उसके थोड़े पार्ट को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, यानी सेल करने वाला है, या इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसे रिमूव किया जा सकता है। तो उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स इसेंशियल जो इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं लाइक एस गोल्ड और सिल्वर एंड डायमंड, सो जो इसेंशियल एसेट्स होते हैं उन्हें वो रिमूव करने वाला है उस कोर्ट की पर्टिकुलर जुरिडिक्शन से, तब भी कोर्ट, मतलब ये रीज़न है कि इन रीजंस के लिए कोर्ट इशू कर सकती है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो पर्सन अपनी होल प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ करने वाला है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का होल पार्ट या कुछ और थोड़ा सा पार्ट उस कोर्ट की पर्टिकुलर जुरिडिक्शन से मूव आउट कराने वाला है। सो सच ऑर्डर शैल बी ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट in which it is made, and it shall authorize the attachment of a property belonging to such person without any district when endorsement by the district magistrate when use, मतलब अगर जब अटैचमेंट का ऑर्डर देती है कोर्ट तो वो सच अटैचमेंट का ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिलेटिंग कंसर्न उस ऑर्डर से कंसर्न एक्शन लेगा और अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर वर्क करेगा। क्लॉज 3 कहता है इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर द सेक्शन शैल बी, मीन्स अगर प्रॉपर्टी जिसको अटैचमेंट के लिए कहा गया है वो कोई डेट है उस पर या फिर कोई और उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या किया जाएगा, मतलब उसका डेट, मतलब उसने किसी को पैसे डेट पे दिए हैं, उसने खुद पर्सन है, ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसकी प्रॉपर्टी किसी और के पास है, डेट पे उसने किसी को रुपए दिए या फिर कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी दी है, गोल्ड दिया है डेट पे, ठीक है। सो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट सीज कर सकती है बाय सीजर, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर, ये कर सकती है, बाय एनी ऑर्डर इन द रिटन प्रोहिबिशन द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। मतलब कोर्ट ये ऑब्लिगेशन लगा सकती है उस पर्सन पर कि उस प्रॉपर्टी को तो सीज कर दिया जाए या उस प्रॉपर्टी के लिए किसी भी रिसीवर को अपॉइंट कर दिया जाए, या अगर वो प्रॉपर्टी डेट में है, इमूवेबल और डेट दोनों प्रॉपर्टी की बात हुई, यहाँ वर्ड जो है और यूज हुआ है, अटैचमेंट इज अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, द वर्ड और यूज्ड हियर। सो तो अटैच जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकते हैं, जो डेट है उसको भी सीज की जा सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं रिसीवर को, और जो डेट है जिस पर्सन को डेट देना है उसको बता दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कोई भी डेट नहीं देंगे। सो कोई कोर्ट इनमें से कोई भी मेथड चूज कर सकती है for the seizure of that property, for the attachment of that particular property, and if the property ordered
इज इमूवेबल, अगर जो प्रॉपर्टी ऑर्डर की गई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हियर अ वर्ड इज हियर रिटन दैट अटैचमेंट कंसिस्ट ऑफ लाइव स्टॉक और ऑफ पेरिसेबल नेचर, द कोर्ट में इट थिंक्स एक्सपीडियंट अदर इमीडिएटली सेल देयर ऑफ। हाँ, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो अटैचमेंट कोर्ट कर रही है वो लाइव स्टॉक है और पेरिसेबल नेचर का है, पेरिसेबल नेचर का मतलब होता है जो खराब हो सकता है, जैसे कि फूड हो गए और ग्रेनरी हो गई, ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेनरी है उसके पास, कोर्ट ने उसको अटैचमेंट के लिए कर दी, पर ग्रेनरी हर टाइम के लिए रखी नहीं जा सकती है, टिल 6 मंथ, टिल 2 ईयर। सो कोर्ट पेरिसेबल नेचर की है तो कोर्ट उसके सेल ऑफ की भी ऑर्डर दे सकती है। अगर प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के लैंड पेइंग रेवेन्यू के मैटर में आता है, देन बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ, पोजेशन ले सकती है कोर्ट, कौन अटैचमेंट कैसे कर सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोर्ट तो कैसे अटैचमेंट करेगी, पोजीशन ले सकती है, रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है, एंड बाय एनी ऑर्डर रिटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर है तो उसके रेंट को उस प्रोक्लेम्ड पर्सन को डिलीवर करने के लिए प्रोहिबिट कर सकती है, और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर करने के लिए प्रोहिबिट कर सकती है। तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी इन द पेरिसिंग नेचर हो गई, सारी प्रॉपर्टीज़ को कोर्ट सीज कर सकती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, मीन्स अटैच कर सकती है। और अटैच के अलग अलग प्रोसेस हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सीज कर सकती है और सेल ऑफ के लिए ऑर्डर दे सकती है, पेरिशेबल नेचर की है तो, एंड रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में पोजेशन ले सकती है, रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, अगर रेंट जा रहा है उस पर तो रेंट को प्रोहिबिट कर सकती है। ये सारे काम कोर्ट, ये सारे ऑर्डर दे सकती है किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके अटैच प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से रिलेटेड। एंड द पावर ड्यूटीज लायबिलिटी ऑफ द अच्छा, जो रिसीवर अपॉइंट करेगा कोर्ट की, रिसीवर कैसे अपॉइंट करता है, क्या होता है रिसीवर, कैसे अपॉइंट किया जाता है, रिसीवर की पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, ये सारी बातें सीआरपीसी में लिखी हैं, सीपीसी में लिखी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। सो उसके अकॉर्डिंग ही रिसीवर अपॉइंट होगा और वहीं उसके अकॉर्डिंग ही इसकी सारे पार्ट्स और ड्यूटीज़ हैं। जब हम सीपीसी पढ़ेंगे तब हम रिसीवर के बारे में भी पढ़ेंगे कि रिसीवर कैसे अपॉइंट होता है, उसकी पार्ट, ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस क्या क्या होती हैं। ओके, नेक्स्ट कम ऑन द सेक्शन 84। अब जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है वो अपनी प्रॉपर्टी वापस भी ले, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आ गया है तो वो प्रॉपर्टी अपनी वापस ले सकता है, क्लेम करेगा अपनी प्रॉपर्टी के लिए। सो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट, हाँ, केवल पर्टिकुलर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही क्लेम नहीं कर सकता, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्लेम कर सकता है। तो सेक्शन 84 डील करता है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट। अब कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैचमेंट 82 में हमने पढ़ा कि कोर्ट किसने कैसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया किसी को, 83 में पढ़ा हमने कि कोर्ट ने जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया, अटैच किया, कैसे अटैच किया जाएगा, किस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। सेक्शन 84 में हम बात करेंगे अब जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया उसके अगेंस्ट क्लेम और ऑब्जेक्शन इन द कोर्ट कैसे रेज होगा और कौन कौन रेज कर सकता है। तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, जो 83 के अंदर अटैचमेंट हुआ है उसकी डेट के ठीक 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ, by any person other than the proclaimed offender on the ground that the complainant or objector has an interest in such property, means proclaimed offender के अलावा कोई भी पर्सन जिसकी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो सीज हुआ है, जो सीज की गई है, जो अटैच की गई उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट है, वो भी कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। मतलब अगर समझिए अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो 2 से 3 लोगों के नाम पे है तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हटाकर बाकी जो 2 प्रॉपर्टी हैं, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तब भी कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस में ऑब्जेक्शन, और जो अदर हैं पर्सन, जो अदर पर्सन है उनकी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है उनका, तो वो भी इसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि वी हैव इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी टू। ओके, Okay, the provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by the subsection may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative. Means अगर कोई प्रॉपर्टी है उसमें ए, बी और सी 3 लोग ओनर हैं उसके प्रॉपर्टी, ए को कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया एंड बी एंड सी का उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो बी और सी में से बी की डेथ हो गई तो बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास भी वही राइट आ जाएंगे यहाँ पर जो कि बी के पास राइट है कोर्ट में क्लेम और ऑब्जेक्शन क्रिएट करने की, कि दे हैव इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। देन बात करते हैं सब क्लॉज 2 है ये, क्लेम और ऑब्जेक्शन में बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट
by which the court of attachment is issued if the claim or objection is in respect of property attached under an order. means जो claim और objection है वो कहाँ पर रेज किए जाएंगे, उसी कोर्ट में रेज किए जाएंगे जिस कोर्ट ने अटैचमेंट के लिए ऑर्डर इशू किया था, जिसने अटैचमेंट इशू किया है, उस कोर्ट में ही क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे. एंड द कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अटैचमेंट इज मेड. और जिस कोर्ट में अटैचमेंट हुआ है, जिस कोर्ट ने अटैचमेंट मेड किया, मीन्स वो उस कोर्ट के जो CJM है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस डिस्ट्रिक्ट का, जिसने उस अटैचमेंट को मेड किया, उसके यहाँ पर भी क्लेम और ऑब्जेक्शन को रेज किया जा सकता है. Okay. Any person whose claim or objection has been disallowed in okay. Next point is very interesting कि अगर किसी ने क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज किया सेक्शन 83, 84 क्लॉज 1 के अंदर, क्लॉज 2 के अंदर या क्लॉज 3 के अंदर. क्लॉज 1 बताता है कि कौन कौन अटैचमेंट कर सकता है, क्लॉज 2 बताता है कि ऑब्जेक्शन किस कोर्ट में होगा, और क्लॉज 3 बताता है कि CJM के कोर्ट में भी हो सकता है, जो मैंने अभी बताया. क्लॉज 4 जो है 84 का क्लॉज 4 ये रहा, ये जो बताता है ऑन योर स्क्रीन. क्लॉज 4 ये बताता है कि अगर किसी पर्सन ने क्लेम और ऑब्जेक्शन द प्रॉपर्टी रेज किया है और कोर्ट ने उसको डिसअलाउ कर दिया है होल और इन पार्ट, जो सबसेक्शन 1 में उसने रेज किया था, कोर्ट ने उसको डिसअलाउ कर दिया, तो वो पर्सन क्या कर सकता है. तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के पीरियड के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, जिस दिन से कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आपको डिसअलाउ किया जाता है प्रॉपर्टी में क्लेम और ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के लिए, उस डेट से विद इन 1 ईयर वो पर्सन हैज़ राइट, ही क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बट इंस्टीट्यूट अ सूट टू एस्टेब्लिश द राइट. ओके, जो कोर्ट जो वो पर्सन है जिसका क्लेम डिसअलाउ किया गया है, दैट पर्सन हैज़ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट टू एस्टेब्लिश द राइट. वो पर्सन एक नया सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है उस डेट से ठीक 1 ईयर के अंदर अंदर उस प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम करने के लिए. बट जो भी कोर्ट उस सूट का डिसीजन होगा, जो भी रिजल्ट होगा उस सूट का, वो फाइनल डिसीजन होगा, यानी वो कंक्लूसिव डिसीजन होगा, उसकी फर्दर अपील किसी भी कोर्ट में नहीं की जाएगी इंडिया में. दैट द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव, द वर्ड शैल बी हियर यूज्ड. नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन 85 में. चलिए ठीक है, अभी तो प्रोक्लेम्ड प्रॉपर्टी अटैच की, प्रोक्लेम्ड क्लेम और ऑब्जेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने किया या फिर उस पर्सन ने किया जिस पर्सन का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में. अब अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो विद इन 30 डेज वापस आ गया, उसने प्रोक्लेम नोटिस देखा, विलफुली उसने वारंट एक्सेप्ट नहीं किया था, एब्सकॉन्ड किया था, वारंट को एग्जीक्यूट होने से रोका था वारंट को, बट जब उसने अपना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो प्रोक्लेमनेशन है, प्रोक्लेमनेशन एफिक्स देखा डिफरेंट प्लेसेस पे, उसने उसको देखा उसकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है, तो वो वापस आ गया. देन क्या होगा? इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमनेशन, जो प्रोक्लेमनेशन ऑर्डर है उसमें जो टाइम स्पेसिफाइड है उसके अंदर वापस आ गया, देन the court shall make an order releasing the property from the attachment. Court shall, here the word shall is used, it means shall is used, it means it is mandatory that court make an order releasing the property from the attachment. मतलब कोर्ट एक ऑर्डर करेगा, उस प्रॉपर्टी को तुरंत रिलीज कर देगा जो कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच की है. एंड इफ नॉट मीन्स अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर नहीं हुआ विद इन टाइम स्पेसिफाइड, अपीयर नहीं हुआ टाइम स्पेसिफाइड में, देन क्या होगा? देन द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट में है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्पोजल के लिए चली जाएगी. बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ द 6 मंथ. मतलब वो प्रॉपर्टी 6 मंथ के लिए, मतलब अगर क्लेम और ऑब्जेक्शन ना तो किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने क्रिएट किया, ना ही किसी और पर्सन का इंटरेस्ट है उसने क्लेम और ऑब्जेक्शन किया, और ना ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर हुआ, देन कोर्ट उस प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्पोज ऑफ करने के लिए ऑर्डर कर देगी. बट जो कोर्ट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो कोर्ट के ऑर्डर से 6 मंथ के पहले प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती. द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू वेट टिल 6 मंथ. Okay, until the 6th month of the expiration of from the date of the attachment, until any claim preferred or objection made under section 84 has been disposed or under this section. means अगर 83 के अंदर कोई भी प्रोक्लेमनेशन और क्लेम और ऑब्जेक्शन रेज होता है तो उसके डिस्पोज ऑफ तक फिर नहीं कर सकती. अगर रेज नहीं होता है तो 6 मंथ तक स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती. अनलेस अंटिल इट इज़ अ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके. मैंने बोला अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है
और जो प्रॉपर्टी है वो पेरिशेबल नेचर की है। पेरिशेबल नेचर आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर कि अगर वो ख़राब हो सकती है प्रॉपर्टी, गुड्स है किसी ऐसी नेचर की है जो ख़राब हो सकती है, तब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है और जो उसका अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास सेव रहता है। Okay, and if within 2 years from the date of the attachment, any person whose properties has been disposed by the state government appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such order subordinate, and provide to satisfy of such court that he does not abscond। मतलब अब चलिए, अगर प्रॉपर्टी जब डिस्पोज ऑफ हो गई, प्रॉपर्टी जब अटैच हुई, उस अटैचमेंट से 2 साल के अंदर जो पर्टिकुलर पर्सन एक्सकॉन्ड हुआ था, उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हुई, अटैच हुई है, तो अटैचमेंट के 2 साल के अंदर अंदर आता है और वो बोलता है कि मैं एक्सकॉन्ड नहीं हुआ था, विलफुली मैं एक्सकॉन्ड नहीं हुआ था, मेरे साथ एक ऐसे इंसिडेंट हो गया था, मैं नहीं आ पाया, या फिर अदर कोई सर्कमस्टांसेस डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस या डिपेंड अपॉन द टाइम। कोर्ट वो कहता है कोर्ट को, कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है, कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड दैट कि आप विलफुली एब्सकॉन्ड नहीं हुए, तो ना ही खुद को वारंट के एग्जीक्यूशन से कंसील कर रहे थे। देन ही हैज़ नॉट सच नोटिस, और ये भी कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि आपके पास नोटिस नहीं था, आपको पता नहीं चला कि आपको कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया और आपकी प्रॉपर्टी जो वो सीज कर दी है। देन सच प्रॉपर्टी इफ शेम हैज़ बीन सोल्ड, the net proceed of the sale, or if part only thereof has been sold, the net proceed of the sale and the residue of the property shall, after satisfying thereafter all costs incurred, the consequences of the attachment, be delivered to him। means अगर प्रॉपर्टी सोल्ड ऑफ हो गई है पूरी, तो उसका जितना भी अमाउंट है, अगर उसका पार्ट सोल्ड ऑफ हुआ है तो वो पार्ट जितना अमाउंट प्रॉपर्टी सोल्ड ऑफ हुई है, जितना प्रॉपर्टी बची है, वो उसको तुरंत इमीडिएटली दे दी जाएगी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। सो सेक्शन 86 पे बातें हैं, जो इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द अटैचमेंट प्रॉपर्टी। मीन्स सेक्शन 85 क्लॉज 3 में अभी हमने पढ़ा कि कोई पर्सन आता है, वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसके कारण मैं कोर्ट प्रॉपर टाइम पर नहीं आ पाया, और मुझे नहीं पता था कि मुझे आपने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, मैंने वारंट के एग्जीक्यूशन को विलफुली डिनाई नहीं किया था, ना ही उसके एग्जीक्यूशन से मैं भाग रहा था। फिर भी कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं होता और कोर्ट उसके फेवर में कोई भी ऑर्डर ग्रांट नहीं करता है। देन वो पर्सन क्या कर सकता है? देन दैट पर्सन अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द अटैच्ड प्रॉपर्टी, अपनी अटैच्ड प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए, जो कि सेक्शन 85 क्लॉज 3 के अंदर जो उसने एप्लीकेशन डाली उसके रिजेक्ट होने के बाद, बाई एनी रिफ्यूजल to deliver property to proceed to the sale thereof may appeal to the court of which appeal ordinarily lies from the sentence of the first mentioned court। मतलब उस कोर्ट की अपील जहाँ पर लाई होती है उस कोर्ट में अपील कर सकता है। ऑर्डिनरली जहाँ पर लाई होती है वहाँ पर अपील कर सकता है, मतलब अगर CJM है तो सेशन कोर्ट में लाई होगी, सेशन कोर्ट है तो हाई कोर्ट में अपील जाएगी, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। बेसिकली ये सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बातें हैं। तो CJM होगा तो नॉर्मल बात है सेशन जज के पास अपील जाएगी, तो उसके पास अपील कर सकता है 85 क्लॉज 3 के ऑर्डर के अगेंस्ट। जस्ट रिमेंबर दैट, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा कि 84 क्लॉज 4 में अपील नहीं लाई होती। अगर कोई सूट किसी ने डाला है अपना राइट क्लेम करने के लिए, तो वो सूट का जो ऑर्डर होगा, जो डिक्री पास होगी, वो कंक्लूसिव होगी, जबकि 86 में सेक्शन 85 क्लॉज 3 में कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील डाली जा सकती है। ये था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में। तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जुडिशरी में कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किस सेक्शन में डिफाइन है। सेक्शन 82 किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने की बात करता है। किसी की प्रॉपर्टी अटैच होती है, अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि 84 में जो है 6 मंथ के अंदर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी पर्सन जो भी इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में, इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब जिसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, विद इन 6 मंथ आएगा, ठीक है। जबकि कोर्ट के पास जबकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पास कब तक का राइट है? 2 ईयर्स तक का राइट है। हमने अभी पढ़ा 85 क्लॉज 2 बताता है 85 क्लॉज 3 बताता है 2 ईयर्स तक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पास राइट होता है अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने का।
उसके बाद वो अपील कर सकता है अगर उसकी क्लेम को कोर्ट रिजेक्ट कर देता है देन। लेकिन जो नॉर्मल इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो विद इन 6 मंथ जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। और ऐसे क्वेश्चन जुडिशरी में बहुत पूछे गए हैं। सो दैट्स इट आई गेस। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जो राइट का सूट जो 84 क्लॉज 4 है उसकी अपील कहीं पर लाई होती है या नहीं, तो उसकी अपील लाई नहीं होती है। एंड 82 क्लॉज 4 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट टॉक अबाउट कि कौन से ऑफेंसेस ऐसे हैं जो पनिशेबल हैं अंडर सेक्शन किस किस सेक्शंस में, जिनमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसी भी पर्सन को डिक्लेयर किया जा सकता है इमीडिएटली। Okay, so like, share and subscribe, and in our next video will we discuss about process to compel the procedure of things, means हम सर्च की बात करेंगे कि समन टू प्रोड्यूस, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए सर्च वारंट कैसे इशू होता है, कोर्ट किसी को सर्च कैसे करती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।